आधार बन गया है। यह माइनॉरिटी का जितना विरोध है, मुसलमान का जितना विरोध है, उतना ही एक आज़ाद ख्याल औरत का उसे विरोध है। इसीलिए शाहीन बाग जब होता है वह भी एक टेस्ट केस होता है इस कॉरपोरेट मीडिया का कि किस तरह से स्टोरी मुसलमान औरतों के खिलाफ प्लान कराई जाती है। आज कई लोग आए हुए हैं जिनसे मेरी मुलाकात शाहीन बाग आंदोलन के समय हुई थी। सवाल यहाँ पर बड़ी लड़ाई का है और उस बड़ी लड़ाई का एक हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि अगर इस्लामोफोबिया भारत में सक्रिय होता है, इस पर सीमेंट, इमारत पर इमारत जैसी बनती जा रही है, तब यह तय माना जाना चाहिए कि देश में कॉन्स्टिट्यूशन की मॉरल वैलिडिटी नहीं रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस ऐसे मुद्दे पर चर्चा रखने के लिए और इस पैनल के साथ इस पर चर्चा करने के लिए। जिस समय हम बात कर रहे हैं कि इस्लामोफोबिया और इसमें मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है, मीडिया कहाँ खड़ा है, तो शायद जब हम प्रेस क्लब में यहाँ बैठे हैं तो कुछ चीज़ें बहुत साफ़ हैं। और ख़ास तौर से जो आयोजन है, जिन लोगों ने इस आज का प्रोग्राम आयोजित किया है, मुंबई से राम पुनियानी हैं, इधर जॉन दयाल हैं, आशुतोष हैं, गौतम जी हैं, अशोक हैं, तो मुझे लगता है कि तस्वीर तो हमारे सामने बहुत साफ़ है। इसको हम कैसे देख रहे हैं और देखकर हम इसके लिए क्या सोच रहे हैं, वह बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इस्लामोफोबिया एक ऐसी रियलिटी है, एक ऐसी हकीकत है जो एक बहुत बड़ी सीमेंट की दीवार की तरह हमारे और लोकतंत्र के बीच खड़ी है। और इसकी नींव कब पड़ी थी, कैसे पड़ी थी? निश्चित तौर पर इसकी नींव 2014 से बहुत पहले पड़ी थी। यहाँ पर जितने लोग हैं तकरीबन उसके अलग अलग समय के गवाह रहे हैं। लेकिन एक ड्रास्टिक चेंज 2014 के बाद भारत के लोकतंत्र में, उसकी जमहूरियत में आया है। वह यह आया है कि जो माइनॉरिटी से नफ़रत है वह अब धीरे धीरे रूल ऑफ लॉ होती जा रही है, धीरे धीरे वही गवर्निंग फैक्टर होती जा रही है। और इसकी एक लंबी क्रोनोलॉजी भी है। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बहुत सी चीज़ों की क्रोनोलॉजी समझाते रहते हैं, बस ये नहीं समझा पाते हैं कि 2025 में जब आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि 2025 में हम बैठे हैं, आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं और आरएसएस के जितने एजेंडे, उनके घोषित एजेंडे थे, तकरीबन वो सारे पूरे हो चुके हैं। और जो नहीं पूरा हो चुका है उसके बारे में माना जा रहा है कि अंडर करंट यही है कि देश को हमने कमोबेश हिंदू राष्ट्र बना दिया है। लोकतंत्र के जितने खंभे हैं उन खंभों को मटियामेट करके एक तरह से एक दिशा में राइट विंग शिफ्ट इंडियन पॉलिटिक्स का इंडियन इकोनॉमी के साथ हुआ है। यह भी समझने की ज़रूरत है कि इसमें अर्थव्यवस्था, कॉरपोरेट का जो घालमेल है या उसका जो अलायंस है वो बहुत तगड़ा है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तब यह समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हर त्योहार में, हर आयोजन में यह क्यों कोशिश होती है कि मुसलमानों से जुड़े कारोबार पर चोट पहुंचाई जाए, क्योंकि वह भी एक कम्युनल नेचर की इकोनॉमी को विकसित करना उनका बुनियाद है। और इसका एक्सपेरिमेंट सबसे पहले, सबसे ठोस रूप में उन्होंने कश्मीर में करना शुरू किया था कि कश्मीर का जो मुसलमान है वो डरता नहीं है, वो यूपी की तरह नहीं है, बाकी जगहों की तरह नहीं है, वो संपन्न है, उसकी इकोनॉमी पर कैसे कब्ज़ा करना है। और इसलिए आप देखेंगे कि ये जो सारे इंसिडेंट हैं, ये सारे इंसिडेंट को लेकर मीडिया में जो कवरेज है, और हम निश्चित तौर पर मानते हैं ये डिबेट आज की तारीख में बेमानी है कि मेन स्ट्रीम क्या है और वैकल्पिक मीडिया क्या है। क्योंकि आज अगर आप चुनाव कवरेज के लिए जाएं, रिपोर्टिंग के लिए जाएं, जितने पत्रकार, सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं, वे सब जानते हैं कि आपको बाइट देने से पहले, आपसे बात करने से पहले भारत का नागरिक ये पूछ लेता है कि आप किस तरफ खड़े हो, आपका चैनल क्या है,
आप किस अखबार के नुमाइंदे हो यहाँ पर? तो ये अब दौर नहीं है कि लोगों में कोई भ्रम है, इसे लेकर कोई मुगालता है। वो मुगालते वाला दौर भारत का जो सिटीज़न है, जो भारत का नागरिक है, वह पार कर चुका है। लिहाजा उसे पता है कि आप कॉरपोरेट मीडिया, नफ़रती मीडिया के साथ हो या एक ऐसे मीडिया के साथ हो जिसको कई बार बीजेपी का आईटी सेल भी पसीना आ जाता है जब कई नफ़रती एंकर अपने प्रोग्राम करते हैं। अमित मालवीय के दिमाग में भी वो टूल किट नहीं होता है जो नफ़रती एंकरों के दिमाग में टूल किट होता है। और सुबह शाम जिस तरह से वो डिस्कशन करते हैं, कुछ टोपी वालों को बैठाएंगे और फिर लड़ाई और भिड़ाई करेंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दरअसल यह पूरी कोशिश है कि आज का जो मीडिया है, जो कॉरपोरेट मीडिया, नफ़रती मीडिया, गोदी मीडिया, किसी नाम से भी आप कहिए, दरअसल वह परसेप्शन बनाने की इंडस्ट्री में तब्दील हो गया है। वह अवधारणा बनाता है कि मुसलमान जिहादी है, कोई क्रिश्चियन है तो वो कन्वर्जन से जुड़ा हुआ मसला करेगा, कोई महिला है और महिला अगर शहर में रह रही है और अगर अपने दोस्त के साथ जा रही है और उसके साथ रेप होता है, यौन हिंसा होती है, तो उसके ऊपर मॉरल पुलिसिंग का काम करेगा। ये अलग अलग लेवल पर जो आज का मीडिया है वह काम कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। और एक तरह से इस मीडिया ने एक इंडस्ट्री का रूप अख्तियार कर लिया है और वह इंडस्ट्री नफ़रत के ऊपर टीआरपी हासिल करने का काम करती है और उसे काफ़ी कंसोलिडेट कर दिया गया है, काफ़ी उसका एक पुख्ता आधार बन गया है। यह माइनॉरिटी का जितना विरोध है, मुसलमान का जितना विरोध है, उतना ही एक आज़ाद ख्याल औरत का उसे विरोध है। इसीलिए शाहीन बाग जब होता है वह भी एक टेस्ट केस होता है इस कॉरपोरेट मीडिया का कि किस तरह से स्टोरी मुसलमान औरतों के खिलाफ प्लान कराई जाती है। आज कई लोग आए हुए हैं जिनसे मेरी मुलाकात शाहीन बाग आंदोलन के समय हुई थी और उन्होंने किस तरह से इसका काउंटर किया था। तो मुझे लगता है कि एक दो चीज़ें जो बहुत साफ़ हैं कि आरएसएस का जो गेम प्लान है, उसकी जो सफलता है, उसकी जो सफलता में एक लास्ट मुकाम की लड़ाई जारी है जिसमें उसने वक्फ बोर्ड बिल पेश किया है, आने वाले और इंटेंशंस हैं। उसमें मीडिया का एक हिस्सा उसके साथ पार्ट एंड पार्सल करके खड़ा हुआ है, जिसे काउंटर सिर्फ और सिर्फ कुछ हद तक आप फैक्ट चेक के ज़रिए या जब इस तरह की खबरें आती हैं उनके ज़रिए कि आप उनको काउंटर कैसे करते हैं, वह करके किया जा सकता है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर उनके बारे में असलियत क्या है, ज़मीन पर खबर क्या है, क्योंकि देखिए संभल एक टेस्ट केस है। वक्फ बोर्ड पर जब मुसलमान शांतिपूर्ण ढंग से दाहिने हाथ पर काली पट्टी बांध कर जाता है और उस पर 300 से अधिक केसेस होते हैं और उसकी कवरेज आप उठा के देख लीजिए, उसकी कवरेज की भी एक लिमिटेशन है। हमारी आपकी जितने यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम जितने भी कवर करते हैं, वह उनका जो परसेप्शन है उसे काउंटर करने में अभी हमारी जो ताकत है, हमें मानना होगा कि वह कम है अभी। और नफ़रत एक सिर्फ शरबत जिहाद, थूक जिहाद, फ्लड जिहाद मामला नहीं है। मामला असल में ये है कि उनको नफ़रत का जो बीज है वह लगातार मेजॉरिटी के दिमाग में ज़िंदा रखना है और माइनॉरिटी को सिर्फ और सिर्फ फोकस रखना है कि वह अपने सर्वाइवल के लिए, सेकंड ग्रेड सिटीज़नशिप के लिए कैसे उसका दिमाग में आप इतना प्रेशर कर दें कि वो उसके बियॉन्ड कुछ ना सोच पाए। यहाँ पर जो मीडिया की भूमिका है वह सबसे तीखी ये है कि हम कब तक और कैसे जो सच बोल रहे हैं, जो हो रहा है ग्राउंड में, उसकी रिपोर्टिंग करें। और इसमें मैं खाली अंत में ये कहना चाहूँगी, इस्लामोफोबिया को हम में से कितने ने कोशिश की कि यह एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने डिबेट्स हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो आईन है, भारत में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वह उसका आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक तमाम फॉर्म्स में राइट टू रिलीजन देता है। आपको धर्म के आधार पर ज़िंदा रखने में भेदभाव ना हो, इस आधार पर ज़िंदा रहने, आगे बढ़ने की एक पूरी की पूरी छूट मिलती है, अधिकार मिलता है। सवाल ये है कि ये जो पूरा का पूरा टर्म है, इस टर्म के खिलाफ हम
बाकी जो मूवमेंट चल रहे हैं, बाकी जो आंदोलन है, आइन को बचाने का आंदोलन है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का आंदोलन है, इसे हमें इक्वेट करना ज़रूरी है। मामला सिर्फ माइनॉरिटी या सिर्फ मुसलमान या कल सिर्फ ईसाई का नहीं है या सिर्फ महिला का नहीं है। सवाल यहाँ पर बड़ी लड़ाई का है और उस बड़ी लड़ाई का एक हिस्सा बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि अगर इस्लामोफोबिया भारत में सक्रिय होता है, इस पर सीमेंट, इमारत पर इमारत जैसी बनती जा रही है, तब यह तय माना जाना चाहिए कि देश में कॉन्स्टिट्यूशन की मॉरल वैलिडिटी नहीं रहेगी। आज की तारीख में वह बड़े खतरे में है। लिहाजा हम किस तरह से क्वाइन कर रहे हैं, हम किस तरह से चीज़ों को पेश कर रहे हैं, फैक्ट फाइंडिंग्स तमाम आंदोलनों में होती हैं, तमाम बुलडोज़र के खिलाफ हस्तक्षेप होता है। यहीं पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, यहाँ बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो नफ़रत बनाने वाली फैक्ट्री है, जिसका एक बड़े पैमाने पर हिस्सा मीडिया है, मीडिया में मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसका काउंटर अभी ज़मीन पर कम है। तो ये हमें मानना होगा कि हम उसका काउंटर करने की रणनीति सबसे पहले ये कर सकते हैं कि जब इस तरह की खबरें, इस तरह के शोज़ आते हैं, तो क्या हम चुनकर इस तरह की जो फर्जी खबरें हैं, नफ़रत फैलाने वाली खबरें हैं, उनके खिलाफ एक पब्लिक में अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर एक मिशन के तौर पर चलाया जा सकता है क्या कि ये जो खबर है यह गलत है। इस खबर के आधार पर जो दंगे हो रहे हैं, उनका दंगे कराने की तैयारी है, मुसलमानों को डीह्यूमनाइज करने की तैयारी है, और सबसे बड़ी बात डीफ्रेंचाइज करने की जो तैयारी है। वक्फ बोर्ड बिल का पास होना दरअसल देश के मुसलमानों को डीफ्रेंचाइज करने की तैयारी है, तैयारी की दिशा में उठाया गया बड़ा ख़तरनाक कदम है। लिहाजा आज की तारीख में बड़े पैमाने पर छोटे बड़े प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए इस्लामोफोबिक मैसेज का काउंटर करते हुए इसको कनेक्ट करना, जमहूरियत की बचाने की जो लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की जो लड़ाई है, बाकी जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, उससे कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं ताकि यह एक ब्रॉडर इशू के रूप में हो। उनकी मंशा ये है कि हम छोटे छोटे हिस्सों में रहें। एक पत्रकार मार डाला जाए छत्तीसगढ़ में, एक पत्रकार की उत्तर प्रदेश में लगातार आप देखिए पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं, एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, लेकिन उस पर एक बड़ी कंसेंसस नहीं बन पाती है। कोशिश ये होनी चाहिए कि इस बड़ी लड़ाई को बड़े प्लेटफॉर्म के साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंपेल किया जाए कि वे इसे लेकर हंगामा करें, बात करें, और जो लोग नहीं बात कर रहे हैं उनको पकड़कर उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगी जाए, क्योंकि अब लड़ाई जिस मुकाम पर है उसमें एक निर्णायक स्टेप उठाना, निर्णायक रूप से एकता करनी, और वो तमाम सहाफ़ी, तमाम जर्नलिस्ट जो इस्लामोफोबिक माइनॉरिटीज़ पर हमले को कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला मानते हैं, उनके बीच एक ब्रॉडर यूनिटी बनना, ब्रॉडर साझा बनना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक स्टेज पर आपको लगता है कि अकेले अकेले लड़ाई लड़ी जा रही है, एक दिन हम गुलफिशा की बात करते हैं, एक दिन हम उमर खालिद की बात करते हैं। इसके बजाय अगर एक हम कॉम्प्रिहेंसिव बात करें कि यह लड़ाई एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा है और उसमें सारे तरह के चेहरों की शिरकत बहुत ज़रूरी है, तभी इससे एक राह मिल सकती है। वे चाहते हैं कि हम परेशान हों, हम परेशान हैं, लेकिन इस परेशानी का सबब और जवाब सिर्फ कड़ी से कड़ी जोड़कर आगे बढ़ते हुए, सही रिपोर्टिंग करते हुए, ज़मीन से रिपोर्टिंग करते हुए, जो कि आज की तारीख में बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हमारी जो ताकत है उससे अगर हम कर सकें तो शायद एक आस की किरण जगती है। शुक्रिया।